हेलो एवरीवन, आप सबका वंशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 35 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था एम्परर वांगजी को विंग की सच्चाई के बारे में मेमोरीज दिखा रहे थे। उन मेमोरीज के द्वारा हमें पता चलता है उस फॉक्स का असल नाम शुआन यू था, जो हॉली जिंग होने की वजह से उसके अंदर yin एनर्जी बहती थी जिसे एम्परर कल्टिवेट करते थे। इसी वजह से वो उनके कर्ज से अफेक्टेड नहीं हुआ। हम ये भी देखते हैं शुआन यू कसम खाता है वो मरते दम तक प्रिंस की सेवा में रहेगा, उनका स्पिरिचुअल गार्डियन बनके। ऐसे ही यादों में आगे बढ़ते हुए वांगजी को पता चलता है कि विंग तो बड़ा शांत बच्चा था, लेकिन आयु मतलब शुआन यू विंग की मदद करने के बहाने से ही सही बड़ी उटपटांग हरकतें किया करता था। उसने चुपके से प्रिंस के बनाए हुए तलिस्मान के जरिए एक डेड बॉडी से पपेट बनाने की कोशिश की, जिससे शिजुन से उन दोनों को बड़ी डांट मिली। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं आयु विंग का ध्यान गुफा के एंट्रेंस की तरफ खींचता है, जहाँ पर उन्हें किसी और की ची एनर्जी महसूस हो रही थी जो बहुत ही स्ट्रांग थी, लगभग शिजुन के जितने ही। तभी आयु ने खुसफुसा कर कहा, मैं देखता हूँ कौन है। वो शिफ्ट होकर तुरंत फॉक्स फॉर्म में आ गया और वहाँ से दौड़ते हुए एंट्रेंस तक पहुँच गया। वहाँ रुककर वो फाइट के लिए तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था सामने वाला बंदा अकेला आ रहा है। इतना तो आयु को समझ आ गया था, इसलिए उसने इंतज़ार करने का सोचा। आयु की ची एनर्जी के जरिए विंग को भी पता चल गया था कि सामने का खतरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए वो भी शांत रह गया। तभी उसने आयु को चिल्लाते हुए सुना, लान सोंगसू। भी विंग ने देखा सामने से लानी अपने सफ़ेद कपड़ों में आ रही है। उन्होंने जो विमाओ पहनी थी उसके सामने खून लगा हुआ था। विमाओ मतलब वो हैट जो वेंजिंग ने पहनी थी जंगशा को गोल्डन कोर देने के वक्त। उनके कपड़े भी नीचे की तरफ खून से सने हुए थे। ध्यानशाह आते ही लानी ने प्रिंस को प्रणाम किया और कहा, मुझे माफ़ कीजिए, आपके शिजुन को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, पर अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें आपकी ज़रूरत है, अभी हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। ये दृश्य फिर से एक बार बदल गया। अब विंग, शुआन यू और लानी तीनों अंगीठी के पास बैठे थे। लानी शुआन यू और विंग को बता रही थी शू चोंगहाई की आर्मी दुनिया पर कितना कहर बरसा रही है। मैं आपकी सुरक्षा पर कभी आंच नहीं आने देना चाहती ध्यानशाह। जानती हूँ मेरी जीजी ऐसे आपको अकेले में क्यों रख रही है, पर शू चोंगहाई अब पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। जितना हम उसे क्रूर समझ रहे थे वो उससे भी बहुत ज़्यादा है। अब उसने डेमोनिक जायंट बनाना शुरू कर दिया है जो बड़े बड़े बिल्डिंग के आकार के हैं। ये जायंट डेमोनिक डॉग्स उसने गांव पर छोड़ दिए हैं जो पूरे के पूरे गांव तहस नहस कर रहे हैं, ताकि शू चोंगहाई उस ज़मीन पर अपना अधिकार जमा सके। मैंने यहाँ तक सुना है शू चोंगहाई शुआन वू बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके इशारों पर चले, उसी तलवार के ज़रिए जिसे उसने आपके माता पिता को मारा था। कहा जाता है वो तलवार असल में यिन आयरन है। अगर हमने वो तलवार ढूंढ ली तो मुझे लगता है आप उस तलवार को काबू कर सकते हो। तभी गुफा के दरवाजे से चिल्लाने की आवाज़ आई, यहाँ क्या चल रहा है लानी? इसका क्या मतलब हुआ? फिर से एक बार दृश्य बदला। अभी बाओशन सेरेन विंग के साथ बहस कर रही थी। विंग चिल्ला रहा था, मैं अपने सोलमेट को कैसे ढूंढूंगा अगर आपने मुझे हमेशा यहाँ बंद करके रखा तो। ये कहते साथ ही उसने अपने हाथों से एक बिजली का झटका अपने डेस्क की तरफ फेंका, जिससे वो डेस्क तो टूट गया। साथ ही आयु भी डरकर अब प्रिंस के पेड़ के नीचे छुप गया। आशियान, मेरी बात को समझो, तुम यहाँ कोई बंदी नहीं हो। बाओशन सेरेन अपने बहते हुए आंसू की परवाह न करते हुए विंग को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हें समझना होगा, मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। विंग फिर से चिल्लाया, मेरे लोग मर रहे हैं शिजुन, ऐसे में आप मेरी सुरक्षा के बारे में कैसे सोच सकती हो? आशियान, बाओशन सेरेन अपनी कांपती हुई सांसों को छोड़ते हुए बोली,
तुम अभी अपनी सोलमेट की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी तक वो पैदा भी नहीं हुई हो। तुम्हारे दादाजी लगभग 500 साल तक अकेले रहे थे। उनके पैदा होने के बाद तुम्हारी दादी को पैदा होने में 500 साल का वक्त लगा था। पर तब बात अलग थी, तब कोई श्राप नहीं था, और वैसे भी इन एनर्जी को संभालने के लिए उस वक्त तुम्हारे दादा की माँ मौजूद थी। वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ मिलकर इन एनर्जी को फिल्टर करती थी। पर अब ऐसा नहीं है, तुम अकेले हो। तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं है, ना ही मैं हूँ। और अब जबकि शू चोंग-हाई अपनी चरम सीमा पर है, तुम अपनी इन एनर्जी को क्लेंस किए बिना, अपने सोलमेट के बिना उसका सामना नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हें चिटिवेशन। तो मैं क्या करूँ शिजुन? क्या मैं हज़ारों सालों तक इंतज़ार करता रहूँ कि मेरा सोलमेट कब जन्म लेगा? क्या तब तक मैं सारी दुनिया को ऐसे ही तड़पने दूँ, ऐसे ही जलने दूँ, और बस इस केव में बैठा तलवारबाजी सीखता रहूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अब और नहीं छुप सकता। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। फिर से एक बार दृश्य बदला। अब आयु अपने फॉक्स फॉर्म में किसी अनजान पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। उसने फिर से एक बार अपने गले में वो रेड रिबन पहना था जिस पर हॉलीजिंग का पेपरमैन तलिस्मान था, जिसके ज़रिए मेडिटेशन करते हुए विंग आयु की आंखों से दुनिया देख रहा था। ये उसके और बाओशन सरन के बीच में समझौता हुआ था जो आयु ने खुद सुझाया था। वो दोनों शुआन वू की छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा कहा जाता है वो कोई कछुआ नहीं है, उसका सर सांप का है और उसके अंदर एक तलवार है जो इन एनर्जी से बनी हुई है। अगर बाओशन सरन की माने तो वो क्रीचर आखिरी बार मूशी माउंटेन पर देखा गया था। कुछ दूरी पर उन्हें कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। से आयु का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। ये विंड डॉग्स है ध्यानशा। मुझे लगता है उन्होंने मेरी गंध को पहचान लिया है। वो अभी बहुत दूर है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब वो पास आएंगे। बस चौकन्ने रहना। विंग ने टेलीपैथी के जरिए आयु को समझाया, और जैसा कि आयु को समझाया गया था वो सूंघकर यिन आयरन के ट्रेसेस ढूंढने लगा जो वो मैजिकल क्रीचर्स अपने पीछे छोड़ रहा था। ध्यानशा, मुझे लगता है ये यही है, आयु ने वो रिसेंटमेंट की लाइन दिखाते हुए विंग से कहा। उसने कहा, इसकी गंध बहुत ही बदबूदार है। वहाँ पर सड़े हुए अंडे और राख की बदबू आ रही थी जिससे आयु नाक मरोड़ने लगा था। जिसे देखकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी अचानक से वो पूरी तरह से घूम गया और आयु के चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी उसे कुत्तों के जबड़े दिखाई दिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो रिबन और पेपरमैन तलिस्मान दोनों भी ज़मीन पर थे, जिससे अब विंग सुन्न हो चुका था। मतलब वो खुद को ज़मीन से उठा नहीं पा रहा था, ना ही उस तलिस्मान से निकलकर आयु के पास जा पा रहा था। विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसका चिल्लाना आयु के कान तक पहुंच रहा था, जो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। वो रिसेंटमेंट से भरे कुत्तों से हर तरफ से घिर चुका था। वो चिल्ला रहा था, ध्यानशा, शानगा, मेरी मदद करो। पता नहीं वो कितनी देर तक पैरालाइज रहा। दुनिया के लिए तो वो एक पल था, लेकिन उसके लिए तो वो समय ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कैद हो चुका था उस तालिस्मान से, उसे निकल नहीं पा रहा था। वो बस सुन सकता था आवाज़ें उसके दोस्त की, जब उसका मांस काटा जा रहा था, हड्डियों के टुकड़े हो रहे थे, हर तरफ खून फैल रहा था। तभी थोड़ी खून की छींटें उस पेपरमैन पर भी आ गिरी, जिन्होंने आखिरकार विंग को आज़ाद कर ही दिया। कांपते हुए वो पेपरमैन ऊपर हवा में उड़ने लगा और तुरंत ही उसने अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया। इससे पहले कि प्रिंस समझता वहाँ हो क्या रहा है, वो ट्रांसपोर्ट होके आयु के पास पहुँच गया। उस जगह गुर्राने की बहुत तेज़ आवाज़ें गूंज रही थी, पर तुरंत ही वो चीखों में बदल गई, क्योंकि ड्रैगन उन सबको चीरता हुआ उन्हें आयु से अलग कर चुका था, लगभग सभी को मार चुका था, और बचा कुचा काम प्रिंस के पीछे चमक रही बिजली कर रही थी।
जिसने उन कुत्तों की हड्डियां तक नहीं छोड़ी। ये वही है, ये राजकुमार है, ये जिंदा है। वे सिपाही अब प्रिंस की तरफ बाणों की वर्षा करने लगे, पर अभी प्रिंस को आयु के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। फाइनली प्रिंस अपने उस छोटे से दोस्त तक पहुंच गए। उसे एक बहुत ही भयंकर कुत्ते के जबड़े से कामयाब हुए, पर राजकुमार ने देखा उस कुत्ते ने आयु की रीढ़ की हड्डी को उसके शरीर से अलग कर दिया है। आयु! प्रिंस चिल्लाए। उसके लहूलुहान शरीर को ध्यान से अपने मुंह में भरकर उन्होंने वहां से ले जाना चाहा। तभी उन्हें आयु के बेजान पैर दिखे। उन्हें भी अपने साथ लेते हुए प्रिंस वही तालाब किनारे आ गए। तब तक वेन सिपाही का एक बाण भी उनके पैरों में आकर लग गया था। इधर प्रिंस रो रहे थे। आयु, मुझे माफ़ कर दो, वो पेपरमैन, मैं उसे नहीं हिला पा रहा था, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहा था। वो रोते हुए आयु को गले से लगाकर उसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, पर तभी आयु के माथे पर बना लाल निशान चमकने लगा और आयु वापस अपने इंसानी रूप में आ गया। प्रिंस फिर से चिल्लाए, आयु, अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। प्रिंस ने अपने गोद में पड़े अपने छोटे भाई की तरफ देखा, जिसका चेहरा पहचान से बाहर हो चुका था। ध्यानशा, आयु बोला। तभी उसके मुंह से और खून निकला। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। आयु ने अपना कांपता हुआ हाथ प्रिंस के चेहरे तक लाया, पर तभी वो हाथ पीछे लिया और प्रिंस ने पलकें झपकाकर आयु की तरफ देखा और फिर चौंक गए। उसके हाथ में खून से सना हॉरिजन का तालिस्मान था। आयु ने कहा, करो इसे, पर प्रिंस ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आयु ने कहा, आपको करना होगा ध्यानशा। वो रोने लगा। उसके मुंह से और भी खून बहने लगा। उसने कहा, उन्होंने आपको देखा है। अब आपका राज नहीं रहा। अब आप और नहीं छुप सकते। आपको कोई जरिया चाहिए होगा। मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए, अपना स्पिरिचुअल गार्डियन का काम करने दीजिए। आयु फिर से एक बार खांस उठा। फिर से एक बार खून निकला उसके मुंह से, नाक से। जब आयु ने फिर से ऊपर देखा, उसका चेहरा सख्त हो चुका था। उसने कहा, मुझसे वादा कीजिए श्यान गगा, मेरे आत्मा की कसम खाइए, आप मेरे शरीर का इस्तेमाल करेंगे अपने कवच के तौर पर। आप मेरा बदला लेंगे, हम दोनों का, शू चोंगहाई को मार कर। प्रिंस फिर से एक बार चिल्लाने लगे, आयु, मैं वादा करता हूँ, मैं बदला लूँगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देता। प्रिंस ने आयु को गले से लगा लिया, उसके माथे पर अपना सर रखा। ये अकेला ऐसा इंसान था उसके परिवार के अलावा जिसने उसके दिल में जगह बनाई थी, जो उसके इतने करीब था। आयु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपना शरीर आपको दे रहा हूँ। ये आपसे शपथ के द्वारा बंधा है, इसलिए आप इसे तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप श्रापित हैं। इसे आपकी रक्षा करने दीजिए। अब आपको और छुपने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथी को ढूंढिए, सोलमेट को ढूंढिए, खुश रहिए। आयु के माथे का लाल निशान अब और भी चमकने लगा, जैसे वो उसका हर शब्द अपने अंदर कैद कर रहा हो। प्रिंस अभी भी रो रहे थे। आयु, तुम्हारे सिवा नहीं, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे माफ़ कर दो डीडी, मुझे माफ़ कर दो। पर आयु बस मुस्कुराया। वो खून से सनी मुस्कुराहट बिल्कुल प्रिंस के माँ के जैसे मालूम हो रही थी, जैसा उन्होंने प्रिंस के बाहों में दम तोड़ा था। आयु ने कहा, हमारे बीच में सॉरी और थैंक यू के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वो बुदबुदाया, मुझे किसी और जन्म में ढूंढ लीजिएगा, हम दोबारा भाई बनेंगे। तभी आयु का शरीर शांत हो गया।
उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। अब प्रिंस बहुत ही ज़ोर से रोने लगे थे। आयु को हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर में वो बाण अभी भी वैसा ही था और आयु अब नम हो चुका था, साथ ही उनके हाथ भी। तभी थोड़ी दूरी पर पटाखे बजने लगे। खतरे की सूचना वाले पाओशन शरण के डिसाइपल्स की तरफ से। ज़रूर उन्होंने विंग को यहाँ से बाहर जाते हुए महसूस किया होगा। ये सब बातें विंग समझ रहा था, पर प्रतिक्रिया देने की हालत में नहीं था। पर उसे अभी बहुत कुछ करना था, इसलिए वो खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। अभी भी वो आयु का शरीर अपने हाथों में पकड़े हुए थे। तभी उन्होंने अपने पैरों से वो बाण निकाल कर बाहर फेंक दिया और तभी उन्होंने देखा आयु के पैर, वो अभी भी ज़मीन पर थे उनके बगल में। तो उन्होंने उसे भी आराम से उठाया और फिर उसे बाहों में लेकर पासे के तालाब में चले गए। आयु को अभी भी उन्होंने अपने गले से लगा रखा था और दूसरे हाथ से उन्होंने वो तलिस्मान निकाला। तुरंत ही इन एनर्जी उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी, जब तक कि वहाँ पर बस एक ही शरीर नहीं रह जाता। आयु पूरी तरह से प्रिंस के अंदर समा गया था। अब प्रिंस से जोर की कराह निकली, मुंह से खून निकला और तलिस्मान उनकी छाती के अंदर कैद हो गया। तुरंत ही उनके हाथ और पैर भी उनसे जुड़कर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और फिर उन्होंने खुद को पानी पर तैरते हुए पाया। जैसे ही वो बाहर आ गए, उन्होंने देखा खुद को ऊपर से अपने आप को देखते हुए। प्रिंस नीचे अपने ही शरीर की तरफ देख रहे थे, विंग के शरीर की तरफ। उन्होंने पूरी तरह से शेक करते हुए पूरा पानी अपने शरीर से अलग किया और फिर आयु की फॉक्स स्पिरिट बॉडी उनके ड्रैगन फॉर्म के पास चली आई और उनका कॉन्शियसनेस उन दोनों के बीच में रह गया। फिर अब आयु का शरीर बदलने लगा था। ये उसी की तरह था, पर उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बड़ा। उसका चेहरा भी बदलने लगा था, बिल्कुल प्रिंस के चेहरे की तरह बन गया था। पर तभी उन्हें एक और एनर्जी महसूस हुई और वो अपने शरीर में वापस आ गए। नीचे देखने लगे अपने इंसानी हाथों की तरफ। उन्हें लगा उनके पंजे बाहर निकलेंगे, जैसे कि उनके ड्रैगन फॉर्म में होते हैं, पर वो नहीं निकले। उन्होंने मुड़कर पासे के तालाब में अपनी परछाई देखी। उनके चेहरे पर, माथे पर अभी एंटलर्स नहीं थे, उसकी जगह फॉक्स ईयर्स थे और पीछे भी बड़ी सी ड्रैगन टेल की जगह अब 9 पूंछें आ चुकी थी। ये उनकी ची एनर्जी थी जिसने उनका शरीर बदल दिया था। आयु का शरीर पाने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था ये उनका खुद का ही शरीर है, बस तालिस्मान से बंधा हुआ। जब तक ये श्राप उनके साथ रहेगा, ये शरीर भी उनके पास रहेगा। दृश्य फिर से एक बार बदला। अभी वो हीलिंग के टेंपल में थे। रुको, कौन हो तुम अंदर कैसे आए? एक डिसाइपल जोर से चिल्लाया। प्रिंस की तरफ तीर से इशारा किया और तभी वो लड़खड़ाया। विंग ने मुड़कर उस इंसान को देखना चाहा, पर ये इंसान कुछ अलग था। इतना समय हो गया था कि वो लोगों के चेहरे भी भूल गए थे। ये कौन है? तभी वो बाण धनुष से अलग हुआ और प्रिंस के कंधे पर लग गया, बिल्कुल उसी जगह जहाँ थोड़ी देर पहले वेन सिपाहियों ने मारा था। और तभी उनके माथे का निशान चमका और पीछे से एक और बंदा चिल्लाया, रुको रुको रुको, उसके माथे की तरफ देखो, ये प्रिंस का हॉली चिंग है। अब उस धनुर्धारी ने अपना धनुष नीचे किया और सभी डिसाइपल्स उसे घेर कर खड़े हुए, घूर कर देखने लगे, बुदबुदाने लगे। अब विंग ने उस धनुर्धारी की नज़रों से नजरें मिलाई ताकि उस पर वो श्राप काम कर जाए, ताकि वो आयु को गलत साबित कर सके। पर
पर कुछ नहीं हुआ। इसके बदले सभी धनुर्धारी अपने बाण नीचे करते हुए, सर झुकाते हुए उसके सामने बोल रहे थे, होलीगोंगसी, हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए हम आपके ज़ख्म पर मरहम लगाने देते हैं, पर प्लीज़ क्या कुछ गलत हुआ है? हमने पहले कभी आपको इंसानी रूप में नहीं देखा, और राजकुमार तो ठीक है ना? पर तभी पीछे से किसी ने घोषणा की शिजुन के आने की। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।